हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा आज का जो वीडियो है वो आपके सामने हम लेकर आए हैं स्टडी विद प्रयास चैनल के माध्यम से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित जो आपकी रीट लेवल 1 की जो परीक्षा थी उस पेपर के अंदर जो पहला जो दिवस था 27 फरवरी, उसकी पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का हम एक सटीक आंसर की के साथ विथ विश्लेषण आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। उसके अंदर लेवल 1 के उस पेपर में जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पार्ट है, बाल मनोविज्ञान या बाल शिक्षा शास्त्र का जो हिस्सा है, उस हिस्से को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। उसकी आंसर की हम शुरू करें उसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो चैनल है स्टडी विद प्रयास, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये जो वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें और फर्स्ट टू लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले समय में भी हम इस तरह के जो वीडियोस हैं उनको लेकर आएंगे। पहला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, देखें इसमें निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है। ये जो प्रक्षेपी विधियां हैं, व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं, उन प्रक्षेपी विधियों पर प्रश्न था कि कौन सी प्रक्षेपी नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे: वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और रेटिंग स्केल। तो यहाँ पर देखें कि 4 में से 3 जो पहली है, वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, SCT, WAT है ना, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये 3 तो प्रक्षेपी विधियां हैं। प्रक्षेपण का मतलब यहाँ पर प्रोजेक्शन से है, जो कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन अपन कर रहे हैं उनके ऊपर इन विधियों के अंदर प्रयुक्त किए गए जो चित्र है, वाक्य है, शब्द है ना, कार्ड्स है, उनका हम वहां पर प्रोजेक्शन करते हैं, इसलिए ये तीनों हैं। जबकि रेटिंग स्केल जो है वो व्यक्तित्व मापन की जो अप्रक्षेपी विधियां हैं, उन अप्रक्षेपी विधियों के अंदर जो आपकी वहां पर जो विधियां हैं उनमें से है। तो प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो रेटिंग स्केल नहीं है। प्रश्न संख्या 2 देखें, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल कौन सा आयाम नहीं है, कौन सा जो डायमेंशन है वो नहीं है। तो गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंदर जो 3 आयाम बता रखे हैं, वो 3 आयाम ये हैं: COP, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ये 3 तो हैं, लेकिन विशेष घटक नाम का कोई आयाम गिलफोर्ड ने बताया नहीं है, क्योंकि गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंदर 3 ही वहां पर जो आयाम बताए हैं वो विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया के नाम से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में कौन सा चिंतन का गुण पाया जाता है? ये प्रश्न, विशेषता कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है अकॉर्डिंग टू पियाजेस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो उसने दिया है, उसमें जो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसके अंदर बालक में चिंतन का कौन सा गुण होता है? मूर्त चिंतन लिखा है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, उसके पहले की जो अवस्था है ये पूर्व संक्रियात्मक है, जिसमें बच्चा जो है वो प्रतीक, चिन्ह और बिंबों पर चिंतन करना शुरू करता है, इसलिए उसमें जो चिंतन वांछित होगा वो होगा प्रतीकात्मक चिंतन। ठीक है, कल्पनात्मक चिंतन वो बहुत ही बाद में करता है, जब वह मेंटली और परिपक्व होता है। तो आपके इस तीसरे का उत्तर होगा प्रतीकात्मक चिंतन। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालय में किस प्रकार उपयोग कर सकते हो? देखो, गार्डनर ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया है उसमें उसने अलग अलग प्रकार की जो बुद्धि के प्रकार बता रखे हैं। उन सभी जो टाइप्स हैं, है ना, 9 जो प्रकार हैं बुद्धि के, उन सभी बुद्धि के प्रकारों को यदि शिक्षक अपने अंदर रख लेता है तो वह अपने बच्चों को विविध तरीकों का उपयोग करके कला, संगीत, नृत्य आदि के गुण के साथ, विशेषता के साथ बच्चों को पढ़ा सकता है। तो उत्तर यहाँ पर पहला था, विविध तरीकों का उपयोग करके वह बहुबुद्धि का विद्यालय में उपयोग कर सकता है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, विकास का मस्तको अधोमुखी जो नियम है
उससे संबंधित कौन सा उत्तर होगा इसमें? तो मस्तकोद्मुखी का अर्थ वही सिफेलो काउडल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जो नियम कुपुस्वामी ने विकास का जो दिशाक्रम के नियम है उसमें जो पहला नियम है मस्तकोद्मुखी या शिरोपुच्छीय या है ना शिर आपादीय जो विकास होता है, उसमें विकास जो होता है केंद्र से सिरों की ओर होता है, विकास सिर से पैरों की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिरों से केंद्र की ओर होता है। नहीं, इसके अंदर उत्तर होगा, देखें, मस्तक से पैरों की ओर, सिर से पैरों की ओर के विकास को ही हम मस्तकोद्मुखी विकास का नियम कहते हैं। ठीक है, आपादीय नियम भी कहा जाता है, शिरोपुच्छीय भी कहा जाता है, सिफेलो काउडल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरा जो निकट से दूर सिद्धांत होता है उसमें जो विकास होता है वो रीढ़ की हड्डी के अनुक्रम में होता है, मतलब पहले केंद्र की ओर होता है और फिर वो सिरों की ओर जाता है। इस प्रकार का जो विकास होता है जिसको हम क्षितिजीय विकास कहते हैं, है ना, ये जो विकास होता है वो आपका लंबवत विकास होता है जो सिर से पैरों की ओर होता है। तो इसका उत्तर होगा विकास सिर से पैरों की ओर होता है। ठीक है, एडीएचडी से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में कौन सा उपयुक्त है? यहाँ पर एक प्रश्न आया है, जो अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं उसमें एक विशेष प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है जिसको हम एडीएचडी कहते हैं। एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अवधान की वहां पर कमी देखी जाती है, बच्चा अति सक्रिय अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो अगर कोई बच्चा है जो कक्षा के अंदर ध्यान केंद्रण नहीं कर पा रहा है, अवधान नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को उसकी उस अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? तो एज ए टीचर आपको वहां पर अधिकांश उसके जो कंटेंट को आप चित्रों के माध्यम से, अधिक चित्रों का उपयोग करोगे। तो चित्रों से क्या होगा कि बच्चा जो है, चित्र एक प्रकार का दृश्य सामग्री है जिससे कि उसका ध्यान केंद्रण उन चित्रों पर होगा और अपने कंटेंट को वो अच्छे से समझ पाएगा। तो एडीएचडी से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाई को आप अधिक चित्रों के उपयोग से वहां पर दूर कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? तो एक कौशल यहाँ पर ज्ञान भी लिखा है, अवबोध भी लिखा है, बुद्धि भी लिखा है, लेकिन उत्तर इसका होगा अवबोध, क्योंकि अवबोध कौशल जो होता है उस अवबोध कौशल के अंदर बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट मैटर को, कंटेंट को अवबोध कब किया हुआ लगता है? जब उसका प्रत्यास्मरण करता है, प्रत्याभिज्ञान करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको याद रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब ही होता है कि उसको उसका अवबोध हो गया है। तो अवबोध कौशल में जो दो चीजें उपयोगी होती हैं वो होती है प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने का समायोजन का कौन सा तरीका इसमें पूछा गया है? समायोजन की जो रक्षा युक्तियां हैं उन रक्षा युक्तियों में एक रक्षा युक्ति होती है जिसके अंदर कोई बालक अपने कुसमायोजन को दूर करने के लिए किसी और व्यक्ति के व्यवहार को अपने अंदर क्या करता है? अपनाता है। तो उस रक्षा युक्ति को आप क्या कहेंगे? तो वहां पर विकल्प थे उदात्तीकरण, पहचान, अति, प्रति और प्रक्षेपण। तो इसका उत्तर सीधा सा होगा पहचान स्थापित करना या तादात्म्यकरण करना। जैसे वहां पर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कमी है ना, तो वह किसी दूसरे किसी सेलिब्रिटी या बड़े व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के अंदर अपना करके अपने कुसमायोजन को दूर करने की कोशिश करता है। तो उसको हम पहचान निर्माण करना भी कहते हैं और तादात्म्य स्थापित करना भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि जो छात्र या शिक्षार्थी होता है उसकी अंतर्निहित क्षमता और कौशलों का विकास वह करता है, क्योंकि अधिगम में बच्चा क्या करता है? तो अपनी जो अंदर उसकी क्षमताएं होती हैं, कौशल होते हैं, उनका विकास करता है। अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता यही होती है। अगला प्रश्न देखें, पिछड़े बालक की विशेषता
अब यहाँ पर बैकवर्ड चाइल्ड जो होता है वेरियस लर्नर्स में एक प्रकार का बालक होता है पिछड़ा बालक। उस पिछड़े बालक की मुख्य विशेषता क्या होगी? तो पहला विकल्प था सहपाठियों से उच्च क्षमता, ये तो प्रतिभाशाली के अंदर एक विशेषता होती है, ठीक है। औसत से ज्यादा बुद्धि लब्धि, ये भी प्रतिभाशाली के अंदर अपन देखते हैं। अधिक रचनात्मकता, ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। लेकिन पिछड़े बालक में औसत मानसिक जो वर्ग है, कक्षा का औसत जो बालक है उससे भी निम्न अधिगम क्षमता या निम्न उसकी शैक्षिक लब्धि होती है। एजुकेशन क्वोशंट उसका एवरेज बच्चे से भी कम होता है, उस कक्षा स्तर से भी निम्न कक्षा का ज्ञान वह नहीं रखता है, तो उसी को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता रखना उसकी विशेषता होगी। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक पक्ष क्या होता है? अब देखो सीसी पर प्रश्न था ये कि सीसी के अंदर जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात होती है उसमें सतत का मतलब तो यही होता है कि बच्चे का सतत वर्ष भर में पूरे करिकुलम को देखते हुए वर्ष भर उसका मूल्यांकन होता है, ठीक है। चाहे वो योगात्मक हो चाहे वो रचनात्मक मूल्यांकन हो। लेकिन व्यापक का अर्थ किससे होगा? तो व्यापक का मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसका मूल्यांकन करना ही व्यापकता को इंगित करता है, ठीक है। एक्सटेंसिव एवोल्यूशन दोनों तरीके से शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही तरह से बच्चे का मूल्यांकन करता ही व्यापक पक्ष को वहां पर इंगित करता है। बाकी विकल्प नहीं थे यहां पर कोई भी। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है? ये प्रश्न यहां पर समायोजन तंत्र से जुड़ा हुआ है कि एक समायोजन तंत्र होता है बहिर्दंड देना। अब बहिर्दंड देना एक प्रकार से जो कुसमायोजित हताशा से जो शिकार जो व्यक्ति है उसके ऊपर एक प्रकार से आप इम्पोज कर रहे हो, थोप रहे हो, क्योंकि आप बाहर से दंड दोगे तो वो व्यक्ति जो है वो अपनी हताशा से नहीं निकल पाएगा। उसके लिए जो आपकी ऐसी रक्षा युक्तियां हम यूज करते हैं उनका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, न कि बाहर से दंड दे करके उस पर वो आप थोपो, है ना। तो ये समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोत के रूप में थोपने का कार्य करता है। बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण किसने बल दिया है? मतलब कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने बालक की समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण को एक तरीका अपनाया है? तो एक विकास सिद्धांतों की बात करने वाला लेव वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर जो स्कैफोल्डिंग का काम है वो जो मोस्ट नॉलेजेबल जो अदर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जिनके संपर्क में बालक आता है, वो उसे निजी संभाषण के माध्यम से मतलब पर्सनल उसके साथ में बातचीत करके उसकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। ऐसा वाइगोत्स्की ने अपने उस भाषाई विकास सिद्धांत के अंदर बताने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में त्रिपदी किसने दिया है? मतलब जो आयाम है या फिर यूं कह सकते हैं कि तीन जो घटक है मूल्यांकन से जुड़े हुए, जिसमें एक तो शिक्षण उद्देश्य होता है, एक अधिगम अनुभव होता है और एक मूल्यांकन होता है। इन ट्राइपोलर इवोल्यूशन प्रोसेस को किसने दिया है? तो यहां पर एक आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद है जिसका नाम है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने ही ये मूल्यांकन का जो ट्राइपोलर प्रोसेस है उसको बताया था, जिसके अंदर 3 टीयर्स होते हैं, 3 पॉल होते हैं। शिक्षण उद्देश्य टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और इवोल्यूशन का काम होता है। तो मूल्यांकन के अंदर जो त्रिपदों को बताने का काम किया था ब्लूम ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है चारों में से? ह्यूरिस्टिक,
प्रयोगशाला, पाठ्यपुस्तक, स्वाध्याय। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि पाठ्यपुस्तक विधि में कोई लर्निंग बाय डूइंग नहीं होता है, स्वाध्याय में भी नहीं होता है, ह्यूरिस्टिक खोज विधि है। लेकिन प्रयोगशाला जो है उसके अंदर करके सीखना होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो प्रयोग करके अपने विषय विज्ञान के अंदर जो उसकी विषय वस्तु है उसका अध्ययन कर लेता है, सीख लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होता है? मतलब जब आप किसी बच्चे को उसका निदानात्मक परीक्षण करते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो, निदानात्मक परीक्षण करने के बाद जब उसको यदि आप वहां पर उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हो, मतलब रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद दी जाने वाली रेमेडियल टीचिंग में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या हो सकता है? तो यहां पर एक टीवी दिया है, कंप्यूटर दिया है, फोनोग्राफ दिया है, चित्र विस्तारक यंत्र दिया है। लेकिन रेमेडियल टीचिंग में कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के माध्यम से, कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है उसके माध्यम से आप बच्चे को वहां पर रेमेडीज दे सकते हो, रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रकार का एवीएड है जिसके माध्यम से बच्चे को जल्दी से उसकी कमियों को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है, उसको पढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर जो कुछ विषयगत जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, उसके कौशलों में सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें, व्यक्तित्व में शामिल कौन सा नहीं है? एक्चुअल में ये व्यक्तित्व की एक परिभाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि व्यक्तित्व की एक परिभाषा जो कि आलपोर्ट ने दी है। ठीक है, आलपोर्ट की जो डेफिनेशन है कि व्यक्तित्व क्या होता है, तो उसने जो परिभाषा दी है उसमें एक तो मनोशारीरिक, गत्यात्मक संगठन जिसका अपूर्व समायोजन होता है, इस प्रकार की एक परिभाषा थी। तो मनोशारीरिक शब्द भी उसमें था, गत्यात्मक भी था और अपूर्व समायोजन भी था। केवल स्थिर गठन जो है ये उस व्यक्तित्व की परिभाषा का शब्द नहीं था, इसलिए उत्तर इसका ये होगा, क्योंकि मनोशारीरिक शब्द है उसमें गत्यात्मक भी है, अपूर्व समायोजन भी है। आलपोर्ट की डेफिनेशन में ये तीनों ही फ्रेजेस हैं। ऐसा एक कक्षा में मैं पढ़ा रहा था जब अभी रीड के सिलेबस को, तो मैंने जब व्यक्तित्व की आलपोर्ट की परिभाषा बताई थी तब उस परिभाषा के इन शब्दों पर भी फोकस किया था कि ये जो शब्द है जहां पर भी आए वो परिभाषा आलपोर्ट की है। तो आपका उसी तरह का लगभग क्वेश्चन ये बना था। जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा? एक कल्पना पर प्रश्न था ये, है ना, एक टॉपिक है इसमें कल्पना तर्क वाला, उसमें कल्पना से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि परिणामात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पर सौंदर्यात्मक ग्राही लिखा है, सैद्धांतिक व्यवहारिक लिखा है, सृजनात्मक कलात्मक लिखा है, कलात्मक सृजनात्मक लिखा है। ये सारे विकल्प गलत हैं। यहाँ पर एक्चुअल में कल्पना, जो परिणात्मक कल्पना होती है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सैद्धांतिक उसका भाग और व्यवहारिक। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दो पार्ट हो सकते हैं परिणात्मक कल्पना के। ठीक है, उसका एक पहलू सैद्धांतिक हो सकता है, एक व्यवहारिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई इमेजिनेशन करते हो तो उसके जो परिणाम आपको मिलेंगे, है ना, वो परिणाम क्या होंगे? तो वो परिणाम ये दो हो सकते हैं, या तो आपको सैद्धांतिक प्राप्ति होगी या एक उसका प्रैक्टिकल कोई सॉल्यूशन मिलेगा, या तो आपको सैद्धांतिक सॉल्यूशन मिलेगा या व्यवहारिक सॉल्यूशन मिलेगा। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र, ये सिरिल बर्ट ने जो EQ का यहां पर एजुकेशनल क्वोशंट पर प्रश्न था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शैक्षिक लब्धि, एजुकेशनल क्वोशंट का सूत्र क्या है? तो एजुकेशन क्वोशंट का सूत्र सीधा सा है EA/CA × 100। ठीक है,
जैसे आप IQ का सूत्र पढ़ते हो MA/CA × 100, है ना। इसी प्रकार CA यहां पर भी नीचे है, क्रोनोलॉजिकल एज नीचे आता है, लेकिन जो शैक्षिक आयु है EA, एजुकेशनल एज ऊपर आता है, और मानसिक क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है, वास्तविक आयु होती है, वो नीचे होती है। तो EA/CA × 100 EQ का सूत्र है। आपको शैक्षिक लब्धि अगर ज्ञात करनी है तो सूत्र होगा उसमें शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये इसका सूत्र होगा। तो इसका सही उत्तर होगा EA/CA × 100, इसका उत्तर होगा। जो सिरिल बर्ट ने EQ का सूत्र दिया है, उस EQ के सूत्र को पूछा है इसमें। निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया में किसको महत्वपूर्ण अंग माना है? व्यवहारवादियों का मतलब यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत देने वाले जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, बिहेवियरलिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने अपने उस अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंग किसको माना है? तो यहां पर सीधा सा एक उत्तर होगा कि व्यवहारवादी जब दो चीजों की बात व्यवहारवादी अक्सर करते हैं कि किस संबंध को व्यवहारवादियों ने अधिगम प्रक्रिया में बताया है, तो वहां पर ज्यादातर व्यवहारवादी सिद्धांतों में दो बातें हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। अब अनुक्रिया उद्दीपक के बीच का ये जो व्यवहार है, रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। क्योंकि पुनर्बलन यदि वहां पर मिलता है तभी अनुक्रियाएं होती है, ठीक है। तो बार बार हर व्यवहारवादी सिद्धांत में पुनर्बलन को वहां पर महत्व दिया गया है। उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलता है तो अपने आप उसका रिएक्शन होता है, अनुक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये व्यवहारवादी सिद्धांतों में समझा रखा है। अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है। अभिसंज्ञान जो होता है उसमें निगरानी का मतलब यही है कि कोई जो कार्य है वो कितने समय में किया गया। निगरानी का मतलब यही है कि कोई जो कार्य है वो कितने टाइम में किया गया। अभिसंज्ञान के अंदर जो निगरानी है, वो निगरानी का अर्थ यही है कि कोई कार्य या कोई जो सॉल्यूशन है वो कितने समय में किया गया, संज्ञान कितने समय में किया गया, ठीक है। वृद्धि और विकास में, अब ये वृद्धि विकास का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस पर एक क्वेश्चन था यहाँ पर, और वो प्रश्न क्या था कि वृद्धि और विकास में सही क्या है। तो वृद्धि विकास अंतर संबंधित नहीं है, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, और दोनों अंतर संबंधित हैं। यहाँ पर नहीं है लिखा है, लेकिन दोनों अंतर संबंधित है, तो ये विकल्प होगा नहीं। वृद्धि विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। वृद्धि अलग है और विकास अलग है, और सभी सही भी नहीं है। केवल एक ही उत्तर वृद्धि और विकास के अंदर जो उसका मेजर डिफरेंस है, और मेजर डिफरेंस यही है कि वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, संख्यात्मक होती है ना, परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है वो दोनों तरह से होता है। वहां पर मात्रात्मक वृद्धि भी होती है और गुणात्मक जो एक प्रकार से ग्रोथ है वो भी होती है। तो दोनों प्रकार का एनहांसमेंट ही क्या है, विकास है। CL हल, अब यहां पर एक प्रश्न आया था जो था कि जो आपके CL हल है उन्होंने प्रतिक्रिया निषेध की जो बात की है, ठीक है, मतलब उनसे रिलेटेड एक प्रश्न है जिसमें प्रतिक्रिया निषेध की बात है। तो प्रतिक्रिया निषेध क्या है? अब इसमें AD लिखा है, V लिखा है, SHR लिखा है, लेकिन इसका उत्तर होगा प्रतिक्रिया निषेध से जुड़ा हुआ एक शॉर्ट टर्म जो है वो IR है। इसको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर IR था, कि हल ने अपने
अधिगम सिद्धांत के अंदर जिस प्रतिक्रिया निषेध की बात की है वो शॉर्ट में कहा जाता है IR। ठीक है, अलाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो प्रश्न सीधा सा है, जो विविध अधिगमकर्ताओं में जो वंचित या अलाभान्वित डिप्राइव्ड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये बच्चे पिछड़े होते हैं, ठीक है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती का मतलब कि वे बच्चे विशिष्टागत कैसे होते हैं? तो एक तो उनमें हीनता की भावना होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त, क्योंकि उनमें कुछ कमियां हैं, वे गरीब हैं, वो एक प्रकार से वंचित हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वे बच्चे कमजोर हैं, तो उनमें हीनता की भावना और एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता, जीवन के प्रति वे बच्चे नकारात्मक होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों से कम हैं, इस प्रकार की मनोग्रंथि उसके अंदर होती है। तो इसका उत्तर नंबर 1 ही होगा कि अलाभान्वित बालकों के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है नेगेटिविटी और इन्फीरियरिटी। ठीक है ना, मतलब ये बच्चे नेगेटिव विचारधारा के एक तो होते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होते हैं, कमतर आंकना, स्वयं को वो हीन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो वंचित वर्ग के हैं, अलाभान्वित वर्ग के हैं, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पर एक प्रश्न था, लास्ट मिनट का एक क्वेश्चन था, एक्शन रिसर्च जो टॉपिक है आपका, एक्शन रिसर्च से संबंधित कौन सा एक इसके अंदर विकल्प है? गतिशील प्रक्रिया, सैद्धांतिक प्रक्रिया, समस्या समाधान से अलग है? नहीं, समस्या समाधान तो इसके अंदर होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इट्स नॉट अ थियोरिटिकल प्रोसेस, सैद्धांतिक प्रक्रिया नहीं है ये, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। ठीक है ना, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, व्यवहारिक एक प्रक्रिया है जो गतिशील होती है। गतिशील का मतलब हमेशा चलती रहने वाली, ठीक है ना, गतिशील होती है, ये हमेशा चलते रहने वाली एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिससे कि किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो इट इज इसको हम कहेंगे गतिशील प्रक्रिया, बाकी ऑप्शन इसके सही नहीं थे। मैस्लो की अभिप्रेरणा, मैस्लो ने जो मोटिवेशनल थ्योरीज दी है, मोटिवेशन से भी जुड़ी हुई कुछ सिद्धांत है, उसके अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंदर शीर्ष पर क्या आवश्यक है, मतलब सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत में आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता को सबसे ऊपर बताया। आत्म साक्षात्कार का मतलब वही है कि व्यक्ति स्वयं को अगर क्वेश्चन करता है, खुद से ही प्रश्न करता है, तो स्वयं ही वह अभिप्रेरित होगा अधिगम के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर, है ना, वो जरूर वहां पर आगे बढ़ेगा। तो आत्म साक्षात्कार वहां पर सबसे ज्यादा शीर्ष पर होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। बाकी इसमें विकल्प गलत थे, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता नहीं, केवल आत्म साक्षात्कार से वह अभिप्रेरित हो सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आनुवंशिकता और वातावरण, देखो ये प्रश्न आपका जो था वो विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि विकास में एक तो आपका पहला फैक्टर होता है आनुवंशिकता, जिसको हम वंशानुगतता भी कहते हैं, और दूसरा होता है वातावरण। देखो ये प्रश्न इस तरह से बना था कि विकास में जो दो महत्वपूर्ण जो कारक है उनका गुणनफल ही विकास को दर्शाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या क्या आनुवंशिकता प्लस वातावरण होगा, क्या आनुवंशिकता भाग वातावरण होगा, या क्या आनुवंशिकता माइनस वातावरण होगा? नहीं, आनुवंशिकता इनटू या मल्टीप्लाई वातावरण, मतलब ये चिन्ह यहाँ पर जरूरी है
क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ही विकास होता है। तो गुणा इसका उत्तर सही होगा, बाकी उत्तर इसके नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक सूत्र है, विकास बराबर आनुवांशिकता गुणन वातावरण, ठीक है, गुणा वातावरण, तो विकास इसका प्राप्ति होती है। 28वां क्वेश्चन देखो, बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात है ना, बांडुरा ने अपने सामाजिक सिद्धांत के अंदर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ऑब्जर्वेशन की बात की, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है ना, मतलब सामने वाले को देख करके, समझ करके फिर सीखना। तो उसके अंदर उससे अवलोकन से जुड़ा हुआ यहाँ पर क्या एक फैक्टर है, तो प्रत्यक्ष अवलोकन। यहाँ पर अवलोकन मतलब कैसा अवलोकन, तो सीधा आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, ठीक है, अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष तौर पर जो आप अवलोकन कर रहे हो, उस अवलोकन से अधिगम कर लेना, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑफ बांडुरा। ठीक है, तो बांडुरा के अवलोकन अधिगम में प्रत्यक्ष अवलोकन की बात की है, बाकी नहीं थे इसमें। अभ्यास से अधिगम, त्रुटि से अधिगम, ये सब दूसरे सिद्धांत है, थांडाइक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ, ये तो अनुभवजन्य भी नहीं है। तो प्रत्यक्ष अवलोकन की बात बांडुरा के अंदर अवलोकन अधिगम में होती है। 29 था एनसीएफ 5। अब ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रखा है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे को आप ज्ञान दे रहे हो, जो उसको शिक्षण करवा रहे हो, वो उसके बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब उसके डे टू डे लाइफ, उसके आसपास का जो जीवन है उससे जुड़ा हुआ उसका ज्ञान होना चाहिए, उससे जोड़ करके उसको पढ़ाया जाए, तभी उसका जो अधिगम होगा, जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में जो व्यवहारिकता है उसको सीखे और अपने व्यवहारिक जीवन में वह सफल बने। इस प्रकार की ज्ञान से बाहरी जीवन को जोड़ करके जो शिक्षण है या जो ज्ञान है उसको दिया जाना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। रटन से मुक्त शिक्षा की बात भी एनसीएफ करता है, रटने की बात नहीं करता है। कक्षा से जोड़ने की बात नहीं करता है, जबकि वह बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। और ये भी विकल्प गलत था, ये उत्तर सही है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने पर फोकस करता है एनसीएफ 2005। लास्ट क्वेश्चन, आरटी शिक्षक के कर्तव्य। आरटी पर एक प्रश्न था कि आरटी के अंदर शिक्षक के कर्तव्य क्या होंगे। तो वार्षिक विकास योजना नहीं बनाता है वो, ठीक है। बच्चों को एमडीएम खिलाना ही केवल उसका कर्तव्य नहीं रखा है, उसमें अंग्रेजी में नहीं पढ़ा है, ये भी गलत ऑप्शन है। बच्चों के परिवेश की भाषा पर रोक नहीं लगानी चाहिए, है ना, मतलब कर्तव्य उसका ये रहेगा कि वह बच्चे की जो लोकल भाषा है, उसके वातावरण की जो भाषा है, उसकी लोकल डायलेक्ट है, उससे जोड़ करके बच्चों को पढ़ाया जाए। उनकी जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय जो उनकी बोली है, उसमें शिक्षक को अपने आप को जोड़ करके बच्चों को पढ़ाने का कर्तव्य निभाना है। इस बात पर बल दिया गया, उसको न कि उस पर कोई रोक लगानी है, ठीक है। तो इसका उत्तर पहला होगा। तो इस प्रकार हमने जो आपका 27 फरवरी को रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ था पारी नंबर 1 के अंदर, उस पारी फर्स्ट के अंदर जो रीट लेवल 1 में प्रश्न संख्या 1 से 30 जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, उनको हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, उनका विश्लेषण के साथ आपको उत्तर बताया गया। तो निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा और आप जान पाएंगे कि आपने जो क्वेश्चन किए वो कितने सही थे, कितने गलत थे। आने वाले समय में हम जैसे ही बोर्ड अपनी ऑथेंटिक आंसर की जारी करता है, आपको उस प्रश्न पत्र और उत्तर तालिका के साथ आपके साथ हम एक बार फिर से
जुड़ेंगे और आपको डिटेल में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनका सटीक और व्याख्यात्मक हल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आपको निश्चित तौर पर ये जो हमारा कंटेंट है, वीडियो है, आंसर की है, वो ज़रूर आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप अपना जो मूल्यांकन है वो इसके माध्यम से कर पाएंगे। आने वाले समय में हम जितनी भी आंसर कीज हैं, ऑथेंटिक आंसर कीज जो जारी की जाएंगी प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पर विश्लेषित हमारे इस चैनल पर की जाएंगी। तब तक आप हमारे इस चैनल स्टडी विद प्रयास को आप सब्सक्राइब कर लें एक बार फिर से, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फर्स्ट टू लास्ट तक आप देखें। निश्चित तौर पर आपको सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो अच्छे से वहाँ पर मिलेगा और आपको सही जो वहाँ पर राय है वो आपको मिल पाएगी और आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। अगले वीडियो तक आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। तब तक आपका धन्यवाद। आपने चैनल को देखा, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।